रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेशमा और ऋषिका ननद भाभी थे। कॉलेज में भी साथ ही पढ़े लिखे थे, जिस वजह से उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। लेकिन किस्मत को ऋषिका के लिए कुछ और ही मंजूर था। इस वजह से ऋषिका की शादी के 1 साल के अंदर ही किसी कारणवश उसके पति की मौत हो जाती है। वो वापस अपने भाई अभय और भाभी रेशमा के साथ आकर रहने लगती है। एक दिन जब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रेशमा कहती है, अभय मैं कुछ सोच रही थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो बताऊं? यार बताओ ना, जब तक एक बात ही ना पता हो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बुरा मानूंगा भी या नहीं। अभय, मैं और ऋषिका सारा दिन घर पर बोर हो जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक किचन खोल लें। हम ऑफिस वालों को या आसपास के जो बैचलर्स हैं उनको टिफिन सप्लाई कर सकते हैं। इसी बहाने हम दोनों का मन भी लग जाएगा। रेशमा, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मैं ऋषिका से सुनना चाहूँगा कि वो क्या चाहती है। बोलो ऋषिका। भैया, भाभी सही कह रही है। उनके जाने के बाद जब से मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं आप लोगों पर बोझ लगती हूँ। अगर मैं कोई काम करूँ तो मेरे दिल को भी हल्का लगेगा। ठीक है, अगर तुम दोनों की ये मर्जी है तो ठीक है। तुम दोनों उसका नाम सोच कर रखो, मैं फंड्स और बाकी का इंतजाम देख लेता हूँ। अभय ये बोलकर खाना खाकर सोने चला जाता है और दोनों ननद भाभी भी सोचने के बाद अपने किचन का नाम ननद भाभी की रसोई रखते हैं। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की किचन अच्छे से चलने लगती है। पहले तो दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर सब लोगों को बांट कर आती हैं। ऐसे ही एक दिन जब ऋषिका एक लड़के के घर उसे खाने की डिलीवरी करने जाती है, तो वो लड़का उसे देखकर कहता है, ऋषिका, तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसी हो तुम? मुझे भूल गई क्या? नहीं कुंदन, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ। और बताओ, तुम्हारा पति कैसा है और तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना? ये सुनकर ऋषिका नम आंखों से अपने पति की मौत की बात कुंदन को बताती है। ये सब सुनकर कुंदन को भी ऋषिका के लिए बुरा लगता है और वो कॉलेज में ऋषिका को पसंद भी करता था, लेकिन कभी उसे कुछ बोल नहीं पाया था। वक्त बीतता है और ननद भाभी की रसोई अच्छी चलने लगती है और इसी बहाने अब ऋषिका और कुंदन का मिलना जुलना भी हुआ करता था, क्योंकि कुंदन अक्सर ऋषिका के वहाँ से लंच मंगवाया करता था। अब ऋषिका भी कुंदन को पसंद करने लगी। ऐसे ही एक दिन वो अकेली बैठकर मुस्कुरा रही थी, तभी रेशमा उसके पास आकर कहती है, क्या बात है भाई, मेरी ननद ऐसे अकेले अकेले मुस्कुरा रही है। मुझे भी बता दे कि क्या बात है। भाभी, अब तुमसे क्या छुपाना। मैंने सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूँ। मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बता दे वो कौन है, मैं तेरे भाई से बात कर लूंगी। भाभी, आप उसे जानती हो, हमारे कॉलेज का ही था। कल आप ये ऑर्डर देने खुद जाना, आप उसे पहचान जाओगी। ऋषिका की बात सुनकर रेशमा अगले दिन सब ऑर्डर देने खुद जाती है। ऋषिका की जगह कुंदन का लंच देने रेशमा आती है, जिसे देखकर कुंदन कहता है, अरे रेशमा, तुम यहाँ? हाँ मैं। तो क्या वो तुम हो जो मेरी ननद से रोज लंच के बहाने मिल रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं उसे कितना पसंद करता था, लेकिन उसके भाई ने उसकी शादी किसी और से करवा दी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो ना प्लीज। मुझे पता है तुम उसे बहुत चाहते हो। हम तीनों कॉलेज के दोस्त हैं। मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, तुम चिंता मत करो। रेशमा ये बोलकर कुंदन के घर से वापस आती है और अभय को सब बताकर अपनी ननद की शादी के लिए उसे राजी करती है। और उनका ननद भाभी की रसोई का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, तो अभय कहता है, रेशमा, मैंने आज रात कुंदन को अपने परिवार के साथ खाने पर बुलाया है। हम आज ही ऋषिका का रिश्ता पक्का कर देंगे। मेरे लिए भी मेरी बहन की खुशी से बड़ा कुछ नहीं है। थैंक्स भैया। कुछ समय बीतने पर कुंदन उनके घर अकेला आता है और सभी घर वालों से बात करता है। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऋषिका से प्यार करता हूँ, तो मुझे उसके विधवा होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ थोड़े पुराने ख्याल की हैं, तो शायद अब वो इस शादी के लिए ना माने। ये तुम क्या बोल रहे हो कुंदन? तुम तो ऋषिका से प्यार करते हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक ही तरीका है जिससे मेरी माँ इस शादी के लिए मान जाएंगी। अगर आप अपनी ननद भाभी की रसोई का बिजनेस मेरे नाम कर दो तो। मुझे मंजूर है। मुझे भी। पर भाभी, ये तो आपने और मैंने शुरू किया था, आप ऐसे कैसे? तुम्हारी खुशी के लिए हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, तुम इतना मत सोचो।
अभय और रेशमा ऋषिका की खुशी के लिए मान जाते हैं और कुंदन के नाम ननद भाभी की रसोई का बिजनेस करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अब ऋषिका को ये सब खटकने लगता है और वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन पास आने लगता है। ऋषिका के चेहरे पर अब खुशी न पाकर रेशमा को परेशानी होती है और वो उसे जाकर कहती है, कब तक परेशान रहोगी ऋषिका? ये बिजनेस हमारा था, तुम संभालो या मैं? बात तो एक ही है। पता नहीं भाभी क्यों, पर मेरा दिल मान नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कुछ गलत है। अगर ऐसा है तो कुंदन से मिलकर सब क्लियर कर लो ना। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, तुमको अच्छा लगेगा उससे मिलके, और उसे भी तो तुमसे मिलकर खुशी ही होती है। चलो चले। ऋषिका और रेशमा बिना कुंदन को बताए उसके घर आते हैं, जहाँ वो कुंदन को किसी से हंस हंस कर फोन पर बातें करता हुआ देखकर वहीं खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। बहुत परेशान किया है उस ऋषिका ने मुझे। मैं पसंद करता था यार उसे, पर उसने किसी और से शादी कर ली। पर साली मनूस 1 साल में पति को खा गई। अब तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे शादी करके उसका बिजनेस हड़प लूं, फिर किसी भी सड़क किनारे मारकर पटक दूंगा उसको। उसे लगता है मैं उसको प्यार करता हूँ। अरे ये बस गुस्सा है इतने सालों का, और कुछ नहीं। ये सब सुनकर ऋषिका वही रोने लगती है। कुंदन की नजर उन दोनों पर जाती है और फिर उन दोनों को देखकर कुंदन कहता है, अरे आप दोनों यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? कल शादी थी, फिर अचानक कैसे आना हुआ? ये सब सुनकर ऋषिका को बहुत गुस्सा आता है और वो हिम्मत करके कुंदन को एक थप्पड़ मारती है। और कुंदन अब भी ये नहीं समझ पाता कि ननद भाभी ने उसकी सारी बातें बाहर खड़ी सुन ली है, जिसके बाद वो उनसे सवाल करता है, अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे विधवा होने पर भी शादी करना चाहता हूँ, और तुम मुझे ही मार रही हो। भाभी आप ही समझाओ ना कुछ इसे। ये सुनकर रेशमा से भी रुका नहीं जाता और उसे भी बुरा लगता है जो कुंदन ने उसकी ननद के साथ किया उसके लिए। इसीलिए गुस्से में आकर वो भी कुंदन को एक थप्पड़ मारकर कहती है, शुक्र कर इसने तुझे थप्पड़ मारा है, और कोई लड़की होती ना तो तेरी इस हरकत पर तुझे जान से मार देती। अरे तुझे शर्म नहीं आती एक विधवा लड़की की जिंदगी और उसके प्यार के साथ खेलते हुए? अरे कॉलेज में उसे पता नहीं था तू उसे पसंद करता है, और तुझ में उस टाइम हिम्मत नहीं थी जो तू उसे बोल पाता, और अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी ननद को मारकर सड़क पर फेंक देगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कुंदन। मुझे लगा था तुम मेरी जिंदगी की दूसरी उम्मीद बनकर आए हो। मुझे क्या पता था तुम बस मुझसे उस गलती का बदला लेना चाहते हो जो मेरी थी ही नहीं। और तो और तुमने मेरे और मेरे भाभी के इतने प्यार और मेहनत से बनाए काम को भी हड़पने की कोशिश की। भगवान करे मरने के बाद तुमको नरक में भी जगह ना मिले। चलो ऋषिका यहाँ से, ऊपर वाला इसे अपने किए की सजा खुद दे देगा। ये बोलकर रेशमा ऋषिका को संभाल कर घर ले आती है और दोनों अभय को भी सब बता देती है, जिसके बाद वो शादी की सब तैयारियां रोक देता है। और उस दिन के बाद से ऋषिका और रेशमा फिर से अपनी ननद भाभी की रसोई का बिजनेस चलाने लगते हैं और उस बिजनेस से खूब तरक्की हासिल करते हैं। जिसके कुछ सालों बाद वो एक सुनील नाम के लड़के से ऋषिका का रिश्ता पक्का करके उसके फिर से हाथ पीले कर देते हैं। लेकिन ननद की शादी के बाद भी वो अपने बिजनेस को मिलकर चलाती है और खुशी खुशी साथ में एंजॉय करती है। सोनिशा, तुम भले ही ससुराल में मेरी जेठानी हो, लेकिन भूलो मत कि हो तो तुम मेरी जुड़वा बहन ही। जुड़वा हूँ, जुड़ी हुई नहीं हो तुमसे जो तुम्हारी सारी बातों को मानूं। जो कहती हूँ वो करो। अगर नहीं समझी तो इस घर से तुम्हें बाहर निकलवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। दोनों बहनें बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उनकी सास अलबेली उन दोनों को आवाज देती है, सोनिशा बहू, मोनिशा बहू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगा टेबल पर। अपनी सास की आवाज सुनकर मोनिशा और सोनिशा दोनों ही अलबेली के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं तो कपड़े धो रही थी और आज तो मंडे है। आज तो खाना बनाने की बारी मेरी जेठानी यानी कि सोनिशा की थी। वो माँ जी, मुझे लगा आज ट्यूसडे है तो मैं आराम से कमरे में बैठी थी। सॉरी माँ जी। माँ जी, आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि सोनिशा को काम करने से कितना प्यार है और ना काम करने से कितनी नफरत है, इसलिए मैंने पहले ही नाश्ता बना दिया था। आप बैठो, मैं परोसती हूँ। क्यों री सोनिशा बहू, तेरी ही बहन है ना ये मोनिशा बहू? कुछ ढंग का सीख ले अपनी बहन से। देवरानी है तेरी,
पर समझदार तुझसे कहीं ज्यादा है। जी माँ जी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और सोनिशा मन ही मन बोलती है, इस मोनिशा को तो सबक सिखाना ही होगा। जब देखो माँ जी के सामने अच्छी बहू होने के ड्रामे करती रहती है। सोनिशा, जो कहना है मुंह पर कहो ना, अंदर ही अंदर क्यों कलप रही हो? तुमसे मतलब, नाश्ता करो चुपचाप। सोनिशा, ये क्या तमीज है बात करने की? तुम बड़ी बहू हो, यही संस्कार है तुम्हारे। और मोनिशा ने क्या गलत कहा? हम दोनों कब से देख रहे हैं। नाश्ता तो तुम कर नहीं रही, बस दांत पीसे जा रही हो। माँ जी छोड़ो, खाना खाओ आप। अपनी सास और देवरानी को खुद पर हंसता हुआ देखकर सोनिशा के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जैसे ही दोनों अपने अपने कमरे से निकलकर सज धज कर बाहर आती हैं, तो एक दूजे को देखकर गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक जैसे कपड़े और गहने पहने थे, साथ ही एक जैसा हेयर स्टाइल भी बनाया था। तभी सोनिशा बोलती है, तुझे सब कुछ मेरे जैसा करना जरूरी था क्या? ओ हेलो कॉपीकैट, सच बता, तूने मुझे कॉपी किया है ना, वो भी जानबूझकर? तुम अपनी ये बकवास ना अपने पास रखो, समझ गई? और जाओ जाकर कपड़े बदलो, गहने भी और हेयर स्टाइल भी। मेरे माथे पर कुछ लिखा दिखता है क्या, जो मैं सब कुछ बदल कर आऊं? अरे पहले ही इतनी मुश्किल से तैयार हुई हूँ, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तो तुम खुद ही बदल लो, मैं नहीं बदलने वाली। मैं तेरी जेठानी हूँ, समझ गई? जो कह रही हूँ वो कर ले, छोटी है छोटी बनकर रह। मैं तो नहीं बदलूंगी, जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं तो यही पहन कर जाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहस कर रही होती है। तभी वहाँ अलबेली आती है और दोनों को देखकर बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों बहस हो रही है तुम दोनों में? माँ जी मैं नहीं, यही मोनिशा बहस कर रही है मुझसे। माँ जी, मरे हुए कुत्ते की कसम, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा इसे कुछ। ये सोनिशा ही तब से मुझ पर अपने जेठानी होने का रोब जमा रही है। देखो ना माँ जी, भले ही हम देवरानी जेठानी ठहरे, लेकिन है तो हम दोनों जुड़वा बहनें ही ना। और आज हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर, एक जैसे गहने पहनकर, एक जैसे बाल बनाकर एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई है? लेकिन इसे तो हर चीज में दिक्कत हो रही है, तब से मुझसे इसी बात पे बहसे जा रही है। सोनिशा, ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो तुम? अरे तो क्या हो गया अगर तुम दोनों एक जैसी दिख रही हो? अरे बढ़िया लग रही हो। और अब दोनों में से कोई भी कपड़े नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलो मेरे साथ। एक तो तुम दोनों के चक्कर में पहले ही इतना लेट हो गए हैं, अब और देर मत करो। हाँ जी माँ जी, मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सोनिशा उफ मेरी जेठानी को, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, एक दो और इल्जाम लगा ले मुझ पर, जब कलेजा ठंडा हो जाए तो बता देना। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, चुपचाप चलो, समझ गई? और हाँ, पार्टी में मुझे किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी। इतना कहकर दोनों अलबेली के साथ पार्टी में जाती हैं और थोड़े टाइम बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। वक्त गुजरता है, दोनों देवरानी जेठानी की बहस बढ़ती जाती है, जिस बात से अलबेली बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन मोनिशा ढेर सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा कर आती है और थक हार कर अपने कमरे में आराम करने लगती है। उसे आराम करता देखकर सोनिशा छत पर जाती है और जिस तार पर कपड़े सूख रहे थे उसको कैंची की मदद से काट देती है। तार कट जाने की वजह से सारे कपड़े जमीन पर गिरकर वापस से धूल मिट्टी से गंदे हो गए थे और सोनिशा खुद से बोलती है, अब आएगा ना मजा, बड़ा माँ जी के सामने अच्छी बहू बनती फिरती है। मेरी बहन, मेरी प्यारी देवरानी, बेचारी की सारी मेहनत कैसे जमीन पर पड़ी हुई धूल चाट रही है। अब मजा आएगा जब माँ जी उसे जी भर के सुनाएगी। इतना कहकर सोनिशा दबे पांव छत से नीचे आ जाती है और शाम ढलती है। सोनिशा सभी के लिए चाय पकोड़े बनाती है। सभी एक साथ बैठकर चाय पकोड़े का मजा लेते हैं। तभी अलबेली बोलती है, मोनिशा, तूने सारे कपड़े ठीक से तो धो दिए थे ना?
कल मुझे हरिद्वार जाना है अपनी सहेलियों के साथ। जी माँ जी, सब कर दिया है। अभी छत पर से उतार कर ले आऊंगी सारे कपड़े, फिर प्रेस कर दूंगी। बढ़िया बात है, ये काम तो हो गया। सुनिशा बहू, तू कल जल्दी उठकर सफर में जाने के लिए खाना बना दियो, ठीक है? जी माँ जी, जैसा आप कहो, समय पर सब कर दूंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ। आप बता देना कौन से ले जाने हैं कौन से नहीं। इतना कहकर जैसे ही मोनिशा छत पर कपड़े लेने के लिए जाती है, तभी कपड़ों को जमीन पर गिरकर गंदा हुआ देखकर उसका खून खौल जाता है और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसकी जेठानी यानी कि उसकी खुद की जुड़वा बहन सोनिशा का कारनामा है। हाथों में गंदे कपड़े लिए गुस्से में लाल पीली होती हुई मोनिशा छत से नीचे आती है और तभी अलबेली बोलती है, अरे मोनिशा बहू, ये सब क्या है? तूने कपड़े धोए हैं या फिर गंदे किए हैं? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी तूने, बैल बुद्धि कहीं की। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया। तूने नहीं किया तो क्या भूत ने किया है? तेरे सत्यानाश कर दिया। दफा हो जा यहाँ से। और जब तक ये सारे कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो जाते, इनको रगड़ रगड़ के धो, वो भी अपने हाथों से। अलबेली की बात सुनकर मोनिशा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और दोबारा कपड़े धोना शुरू कर देती है। मोनिशा अपने हाथों से कपड़ों को काफी रगड़ती है, लेकिन कपड़े साफ नहीं होते। बेचारी मोनिशा सारी रात ठंडे पानी में कपड़ों को धोती है और आखिरकार वो साफ हो जाते हैं। पर सुबह होने तक मोनिशा की हालत तंग हो चुकी थी और उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन वो किसी को भी सोनिशा के बारे में कुछ नहीं कहती। अपनी बहन की बिगड़ती हालत को देखकर सोनिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलबेली को सारा सच बताकर उससे माफी मांगती है और साथ ही मोनिशा से बोलती है, मुझे माफ कर दे मोनिशा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर सच में तू बहुत भली है। तूने माँ जी को कुछ भी नहीं कहा, मुझे माफ कर दो देवरानी जी। कोई बात नहीं जेठानी जी, माफ किया आपको। आप भी क्या याद करोगी, बहुत बड़ा दिल है मेरा। मोनिशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।